उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश ला कर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है, अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा, देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए। गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे। वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूं? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती। बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह 1 वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर
तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। गणेशपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक प्रेस करने वाला रहता था। राजू के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते तो राजू उन्हें तोड़कर गांव के बाजार में जाकर बेच आता था। राजू का बेटा कभी कभी पपीता खाने की जिद करता तो राजू उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर पर ही खा लेंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो। एक दिन रंगा नाम का आदमी राजू के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। रंगा पहलवानी कर चुका था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था। रंगा कपड़ों की गठरी राजू को देकर बोला, राजू, इन कपड़ों को बढ़िया करके धोना और प्रेस करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। राजू इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इन कपड़ों से उसे 2-3 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। राजू, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते राजू के बेटे को सर्दी लग गई और उसे जुकाम, खांसी और बुखार हो गया। मैं रंगा के कपड़े देकर पेमेंट लेकर आता हूँ, फिर दवा लेने चलेंगे। राजू जब रंगा के पास पेमेंट लेने पहुंचा तो रंगा ने तेवर बदल लिए। ठाकुर जी पर मेरे 5000 आ रहे हैं, उनसे मेरा पेमेंट मिल जाए तो तुम अपने रुपए ले जाना या सीधे जाकर उन्हीं से मांग लो। तुम्हारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। मतलब तुम्हें गांव में किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। जब मेरे पास ठाकुर जी से पैसे आएंगे तभी तो मैं तुम्हारे पैसे दे पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मोटे ताजे रंगा से पतला दुबला राजू कुछ नहीं कह पाया। वह बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले, क्या अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी बुखार उतर जाता है। पिताजी, मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है, एक पपीता तोड़ दो ना। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पपीते के बीज सोने के थे। राजू ने पेड़ पर चढ़कर और पपीते तोड़े और उन सभी को काट काट कर देखा। हर पपीते के बीज सोने के निकले। राजू की माँ, राकेश बेटा, जल्दी यहाँ आओ, देखो हमारे पपीता में सोना निकला है। पपीते से निकला सोना बेचकर राजू ने अपना घर ठीक कर लिया और प्रेस करने का धंधा छोड़कर बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब रंगा को पता लगा कि राजू के पपीतों से सोना निकलता है तो वह गांव वालों से जाकर बोला, गांव वालों, पपीते का पेड़ भले ही राजू के घर में है, लेकिन है तो वो गांव की जमीन पर। उस पेड़ के पपीतों का सोना गांव वालों को भी बांट देना चाहिए। बोलो, मैं सही कहता हूँ या गलत? रंगा ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। वे राजू के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब पेड़ पर जितने भी पपीते आएंगे बारी बारी से हर एक गांव वाले को एक एक पपीता दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सभी गांव वालों का जीवन स्तर ऊपर उठे। गांव के लोग राजू के व्यवहार से बहुत खुश थे। राजू के पपीतों की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रंगा का दिमाग फिर घूमा। मैं गांव में शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पैसा भी सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। उस पपीते के पेड़ को मेरे घर पर ही होना चाहिए।
एक दिन रंगा राजू के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, गांव वालों, पपीते का पेड़ गांव की जमीन पर है। अब ये राजू के घर की जमीन पर रहे या मेरे घर की जमीन पर रहे, बात तो एक ही है। और फिर राजू इतना ताकतवर नहीं कि इस पेड़ की सुरक्षा कर पाए। मैं इस पेड़ को अपने घर लगाऊंगा और फिर ये पेड़ हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रंगा ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने राजू के घर को छोड़कर गांव के बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। रंगा, अगर तुमने पेड़ ना उखाड़ा होता तो सभी गांव वाले अमीर रहते। तुम्हारी वजह से गांव के लोग फिर से गरीब हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर रंगा की खूब पिटाई की और उन्होंने रंगा को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजू ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से आने लगे।